पार्ट हमारा हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे थे करंट अफेयर से रिलेटेड। ये सेकेंड पार्ट होगा, इसमें अगेन 20 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, इस राज्य ने सरना संहिता और एक प्रस्ताव पारित किया है। सरना संहिता का मतलब क्या हुआ? संहिता मतलब एक आप कोड कह सकते हैं, यानी कि रूल्स, एक रूल बुक, ठीक है, यानी जिसमें रूल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो सरना एक्चुअली ये क्या है कि सरना को एक रिलीजियस स्टेटस दिया गया है, यहाँ पर एक धर्म के रूप में माना गया है झारखंड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे झारखंड है। तो झारखंड में क्या है कि पहले से ही एक मूवमेंट चला रहा था जिसमें जो सरना कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना था कि उनको हिंदू धर्म से अलग एक धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। तो फिलहाल यहाँ पर राज्य सरकार ने, झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, पॉलिसी पारित की, जिसको सरना संहिता कहते हैं, और सरना कम्युनिटी को एक अलग रिलीजियस स्टेटस दे दिया गया, यानी कि एक अलग से धर्म का नाम दे दिया गया है, ठीक है। और फिलहाल ये भेज दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, कि वो अपने यहाँ इसको पारित करें और फाइनली सरना को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये सरना संहिता, तो झारखंड ने इसे पास किया। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है? यानी कि सभी जो खाते हैं बैंक्स में, जो भी आपके खाते हैं, इन सभी खातों को कब तक आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा? तो इसका आपको सही आंसर है 31 मार्च 2021, ठीक है। ये सब तो पहले से चला रहा था, आधार कार्ड से जोड़ना हो या फिर आपको पैन कार्ड से जोड़ना हो, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे एक्सटेंड होती रही, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, ये आपको कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर। तो नेशनल एजुकेशन डे ये क्यों मनाया जाता है? तो आप देखेंगे जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम था मौलाना अबुल आजाद कलाम, मौलाना अबुल, नॉट अब्दुल, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनके बर्थडे जो पड़ता है वो जन्मदिन इनका 11 नवंबर को पड़ता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 11 नवंबर को मनाई जाती है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये ब्रिज जो है बनाया गया है एक्चुअली टिहरी, जो टिहरी झील है या फिर लेक है, ये उसके ऊपर ये आपको बनाया गया है मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। तो उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जिला वहां का, जो कि टिहरी लेक पर ही बनाया गया है सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, जो इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई 725 मीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 725 मीटर इसकी लंबाई है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं दोबरा चांदी, दोबरा चांदी, ठीक है। तो इसको दोबरा चांदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा, भले आपको ये सब तो कॉमन सी चीजें, टेहरी लेक आपको याद रहेगा, फेमस लेक है ये, टेहरी गढ़वाल भी काफी फेमस एरिया है, ये भी आपको याद रहेगा। ये सब याद रहेगा तो आपको उत्तराखंड भी याद रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा लंबाई, और इसका दूसरा नाम दोबरा, DOBRA चांदी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा, राष्ट्रीय विधिक सेवा इंग्लिश में नेशनल लीगल सर्विस डे, नेशनल लीगल सर्विस डे, ठीक है, ये मनाया जाता है। ये होता है आपको 9 नवंबर को, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन 9 नवंबर को 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया गया था 9 नवंबर को ही। तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस एक्ट के तहत ही नालसा, ठीक है, या फिर स्टेट का आपको अथॉरिटी, इसका बनाने का प्रावधान इसके अंडर में किया गया है। किस राज्य ने मछुआरों के लिए बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू किया है? ये योजना शुरू किया गया केरल के द्वारा। अब चूंकि यहाँ पर बात भी की गई है मछुआरों के लिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर मछुआरों की जो लाइवलीहुड है, यानी कि उनकी आजीविका, उनके इनकम में सुधार के लिए, ठीक है, उनके लाइफ स्टाइल में सुधार के लिए यहाँ पर केरला ने
परिवर्तनम योजना को शुरू किया है, जो मछुआरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। विश्व विज्ञान किस दिन मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये होगा इसका आंसर 10 नवंबर। देखिए जो ऑप्शंस हैं ये काफी करीब है, ऐसे एग्जाम में काफी करीब ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन रखना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पे गलत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर इस तरीके के अगल बगल वाले ही डेट आ जाएंगे तो फिर वही सिचुएशन होती है वहां पे। तो वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। किस इंस्टीट्यूट के साथ बांग्लादेश ने एक समझौता किया है कि ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा? बांग्लादेश को 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा, और ये हमारे यहाँ ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन बनाने का ये काम करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट एक साइन हुई है कि 3 करोड़ कोविड-19 जो वैक्सीन होंगे वो बांग्लादेश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, अब पहले ये जाने कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता क्या है। इसको कहीं आपको आईपीयू ये लिखा हुआ मिलेगा, आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में भी इसका जिक्र मिलेगा। अगर आपने पॉलिटिक लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो उसमें भी आपको आईपीयू का जिक्र मिलेगा। तो ये आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये एक ऐसा यूनियन या ग्रुप है जिसमें जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उन इंडिपेंडेंट कंट्रीज के जो सांसद होते हैं यानी कि जो पार्लियामेंट्रियंस होते हैं, जो संसद में होते हैं, चुन के जाते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट में जो मेंबर है वो मेंबर यहाँ से जाते हैं आईपीयू में, यानी कि ये आईपीयू के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये ग्रुप है कंट्रीज का, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, और हर कंट्री के पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसके जो अध्यक्ष है ये, जिनका नाम है दुइरते पचेको। ठीक है, दुइरते पचेको, ये एक्चुअली पोर्तुगल के ये सांसद है, ठीक है, यानी कि एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए गलत है, ये पचेको इसमें नहीं होगा, ये नाम है यहाँ पर जो है वो यहाँ पे भी टाइप हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हाल ही में आए तूफान जो पूर्वी फिलीपींस में आया है। ठीक है, देखिए ये जो चारों आपको विकल्प या ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों के चारों आप ये चक्रवाती या साइक्लोन ही है। ठीक है, लेकिन इनका लोकेशन अलग अलग है। जैसे हम फानी की बात करते हैं तो इसका नाम आप अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या फिर कहीं मैगजीन में भी पढ़ा होगा, फानी और ये तितली चक्रवात साइक्लोन, ये दोनों तरीके के साइक्लोन ये आते हैं इंडियन ओशियन में, और ये बे ऑफ बंगाल में आए हुए हैं। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन का पार्ट, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में आए हैं कौन से? फानी चक्रवात और तितली चक्रवात, यानी कि साइक्लोन। विली विली चक्रवात की अगर हम बात करें तो विली विली जो है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, विली विली साइक्लोन, ये आता है ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास आने वाले जो ये चक्रवात होते हैं इनको विली विली कहा जाता है। एक्चुअली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ओके, तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि फिलीपींस के बारे में पूछ रहा है, तो फानी और तितली तो इंडियन ओशियन में आते हैं, उसमें भी बंगाल की खाड़ी में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया के पास में आते हैं। तो बचा ऑप्शन ए, गोनी चक्रवात यानी कि गोनी साइक्लोन, जो कि फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार के कृषि मंत्री का निधन 31 अक्टूबर 2020 को हो गया। ठीक है, तो ये कौन थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था आर दुराईकन्नू। ठीक है, आर दुराईकन्नू जो कि वहां के कृषि मंत्री थे, इनका फिलहाल निधन हो गया है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आर दुराईकन्नू किससे संबंधित है, और आप ऑप्शन आपको मिल जाए, कोई गेम का ऑप्शन मिल जाए, म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाए, लिटरेचर का आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स का ऑप्शन मिल जाए, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आर दुराईकन्नू ये तमिलनाडु सरकार के कृषि मंत्री थे, यानी कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। बाकी ये जो लिखा हुआ है जस्टिन थॉमस, श्रीनिवासन एंड पनीर सेल्वम, ये भी आपको तमिलनाडु सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है PSLV C49। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये एक रॉकेट है जिसके द्वारा किसी भी सैटेलाइट या उपग्रह को भेजा जाता है
तो इस उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं इनका काम क्या होता है? मेनली जो इस तरीके के सैटेलाइट होते हैं इनका काम होता है मैपिंग करना, यानी कि हाई रेजोल्यूशन वाले वहां से पिक्चर्स भेजना, यहाँ के जो भी स्टेशन होंगे, जो रिसीविंग स्टेशन होंगे वहां पर, तो उन पिक्चर्स का यूज करके, उन वीडियोस का यूज करके हम कई तरीके की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्लानिंग हो गई, कहाँ पे फ्लड आने वाले हैं, कहाँ पे ड्रॉट है, उस तरीके की प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग भी यहाँ से की जाती है, फॉरेस्ट प्लानिंग अगर करनी है यहाँ से की जा सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के जो प्लानिंग होते हैं जिसमें हमें पिक्चर्स या वीडियोस की जरूरत होती है, ये वीडियोस और पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया गया है? तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं जिसको हम उर्वरक कहते हैं, लेकिन ये लिक्विड है और ये बायो है। बायो का मतलब ये हुआ कि इसमें केमिकल का यूज नहीं किया गया है, जैसे कि आप कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, कंपोस्ट वगैरह होता है जिसमें जो वेट आपको प्लांट्स वगैरह मिल जाए, या फिर जो भी आपको फूड वेस्टेज होते हैं जिनको हम जिनसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है, उर्वरक बनाते हैं, खाद बनाते हैं, खास करके जिसको हम जैविक खाद कहते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर बनाया गया है किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो वो है बिहार का कृषि विश्वविद्यालय, जो कि सबौर भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, बिहार के किस जिले में गोकुल मिशन के तहत भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डुमराव, यानी कि बक्सर। बक्सर जिला है, डुमराव एक जगह का नाम है, ये एक रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, तो डुमराव बक्सर में पड़ता है। गोकुल मिशन के तहत जो कि भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी है, इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो हमारी देशी नस्ल है गायों की, ठीक है, जो गाय की देशी नस्ल होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए इस तरह की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, जिसको हम फिटस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है बक्सर के डुमराव में। बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड दिया गया है? उनका नाम है सौरज राज, जो कि मोतिहारी से, ऑप्शन ए होगा आपका, सौरज राज मोतिहारी से, जिनको ये नोबेल सिटीजन अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग, कौन? बिहार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है, इसने वज्रपात यानी कि जो लाइटनिंग वगैरह होती है, जो लाइट्स गिरती हैं जिसको हम बिजली कहते हैं, बिजली का गिरना, इसकी सूचना देने के लिए कौन सा ऐप इन्होंने बनाया हुआ है? ठीक है, आप ऑप्शन देखिएगा, इंद्रवज्र, त्वरित संचालन, प्रहरी ऐप, तड़ित रोधी ऐप। तो नाम कहीं ना कहीं सेम ही है, तड़ित भी उसी को कहते हैं जो लाइटनिंग या जो बिजली होती है, जो कड़कती है, गिरती है। तड़ित रोधी भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो इंद्र वज्र है, ऐप का नाम, जो ऐप आपको वज्रपात की पूर्व सूचना देगा। नेक्स्ट, बिहार की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गई महिला का नाम है बीना देवी। बीना देवी को मशरूम महिला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मशरूम के कल्टीवेशन से इनका नाम जुड़ा हुआ है, और मशरूम कल्टीवेशन को इन्होंने काफी इम्प्रोवाइज किया है, काफी इसको फेमस किया है, प्रसिद्ध बनाया है, इसलिए इनको मशरूम महिला के नाम से भी जाना जाता है, बीना देवी को। इन्हीं को नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ है। बाकी और जो नाम है, ये शोभना, काव्य चंद्र, बीना देवी, ये सब लोग भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा तो फिर अगेन कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, होगा बीना देवी। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों में 100% पौधारोपण का लक्ष्य हासिल किया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपको 27। फर्स्ट 27 डिस्ट्रिक्ट में, कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में? 38। इसमें 27 डिस्ट्रिक्ट में 100% पौधारोपण का लक्ष्य, जितना लक्ष्य बनाया गया था उसको हासिल कर लिया गया। किस मिशन के तहत? जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन। तो मिशन का भी नाम याद रखना है, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि किस मिशन के तहत 27 जिलों में 100% पौधारोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो मिशन का नाम है जल जीवन हरियाली मिशन। बिहार का प्रथम सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर को हम ये IGIMS पटना में इसको स्टार्ट किया गया है। ये आपको IVF शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका स्टार्ट किया गया है आपको IGMS पटना। तो IGMS एक हॉस्पिटल, ये एक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, जिसको हम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जानते हैं। अगर IGMS का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट
ऑफ मेडिकल साइंस, ये पटना में है, और यहीं पर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर खोला गया है, पहला सरकारी। प्राइवेट तो बहुत सारी है वहां पर, लेकिन ये पहला सरकारी है। IVF में होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर किसी भी कपल के बच्चे ना हो रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जिसको IVF कहते हैं, ट्यूब का यूज करके यहाँ पर बच्चों का फर्टिलाइज मतलब जो एग होती है उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जिससे बाद में उससे बच्चे पैदा होते हैं। बिहार के कितने जिले जैविक कृषि से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा 13, कि बिहार के 13 जिले कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड पार्ट जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगेन इसका PDF ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में, और ये टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिलेगा, जाके वहां से ज्वाइन कीजिए और आपको वहां से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट बार थर्ड पार्ट में अगेन 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।